कि हमारे गाजीपुर बॉर्डर पर और टीकरी हो चाहे सिंगू बॉर्डर हो, सब पर सड़क खोदकर कंक्रीट की दीवारें बना दी गई हैं। उससे पहले कांटे लगाए गए हैं। मतलब जो हमारी पार्लियामेंट की सुरक्षा नहीं है, उससे ज्यादा जबरदस्त सुरक्षा की गई। पाकिस्तान बॉर्डर पर भी ऐसा नहीं है, मैंने तो वो बॉर्डर भी देखी, वहां भी इस तरह का नहीं। तो ये क्या हमला करने आ रहे हैं दिल्ली पर? मेरा ये सवाल है कि आप कहते हैं कि किसानों के लिए कानून लाए, किसानों के लिए कानून लाए, किसान कहते हैं कि हमारे लिए कानून ठीक नहीं। जब उनके लिए ठीक नहीं, जिनके लिए लाए हो, तो आप क्यों जबरदस्ती उनके ऊपर लाद रहे हो कानून? हो सारे देश के। इन्हें तो अभी ये घमंड है कि हम बाहर से मंगा लें, तुम मत दो अन्न, हम बाहर से मंगा लेंगे। हाँ, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन कितने दिनों तक कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि किसान जिस दिन विद्रोह पर उतर आएगा तो बड़े बड़े लोग सत्ता में नहीं रहते हैं। ये किसी को घमंड नहीं रहना चाहिए कि हमेशा सत्ता में बने रहें। हमारे किसान बैठे हुए हैं कई महीनों से। तमाम किसानों की जान जा चुकी है, सर्दी की वजह से, भूख की वजह से, अन्य तमाम कारणों से। लेकिन सरकार ऐसी निर्दयी हो गई है, ऐसी बेरहम हो गई है कि उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है, कोई असर नहीं हो रहा है। आप ये बताइए कि अगर आप उनको 1.5 साल तक होल्ड करने के लिए, रोकने के लिए राजी हो जाते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है कि उन तीनों बिलों को विथड्रॉ करके इस सेशन में रिपील कीजिए उस एक्ट को, और नए बिल ले आइए, उनको स्टैंडिंग कमेटी को भेज दीजिए, और उसके बाद नए बिल पास कर दीजिए। अगर पहले भी आपने विपक्षी मांग मान ली होती कि स्टैंडिंग कमेटी को भेज दी जाए, तो ये संकट नहीं आता। अब मैं देख रहा हूं कि हमारे गाजीपुर बॉर्डर पर और टीकरी हो चाहे सिंगू बॉर्डर हो, सब पर सड़क खोदकर कंक्रीट की दीवारें बना दी गई हैं। उससे पहले कांटे लगाए गए हैं। मतलब जो हमारी पार्लियामेंट की सुरक्षा नहीं है, उससे ज्यादा जबरदस्त सुरक्षा की गई। पाकिस्तान बॉर्डर पर भी ऐसा नहीं है, मैंने तो वो बॉर्डर भी देखी, वहां भी इस तरह का नहीं। तो ये क्या हमला करने आ रहे हैं दिल्ली पर? और बार बार हमारे राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इस बात की चर्चा करवा दी आपने। राष्ट्रपति को आप जानते हैं कि राष्ट्रपति तो वही कहेंगे जो आप लिखेंगे। उससे न एक लाइन इधर कह सकते हैं, न एक लाइन उधर कह सकते हैं। वो अगर अपने मन की बात कहना चाहें तब भी नहीं कह सकते। अब किसान अपनी मन की बात कहना चाहता है, इसलिए आया, क्योंकि वो अगर टेलीविजन और रेडियो पे उसकी बात आ नहीं सकती, इसलिए बैठा इसलिए है कि वो अपनी मन की बात आपको सुनाने आया है। आप तो अपनी बात सुना देते हैं सबको, कोई दिक्कत नहीं। तो जब और प्रश्न उठता ये है कि आया क्यों है? मेरा ये सवाल है कि आप कहते हैं कि किसानों के लिए कानून लाए, किसानों के लिए कानून लाए, किसान कहते हैं कि हमारे लिए कानून ठीक नहीं। जब उनके लिए ठीक नहीं है, जिनके लिए लाए हो, तो आप क्यों जबरदस्ती उनके ऊपर लाद रहे हो कानून? वो कह रहे हैं कि हमारे लिए नुकसानदायक है, आप कह रहे हैं हम आपके लिए लाए। आएंगे आपके मध्य प्रदेश में कई जगह एक बड़े व्यापारी ने, जिसका नाम रोज लोग देते, मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन कई करोड़ टन चावल और गेहूं भरने के लिए, रखने के लिए गोदामें बना ली। 4 साल से बन रही थी। दिग्विजय सिंह जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी अच्छी तरह जानते हैं। अब जब उनके बगल में जो मंडियां होंगी, हमारी राज्य की मंडियां, वे चल जाएंगी क्या? उन्हें कैसे मालूम था भाई कि ये कानून आने वाले हैं? 4 साल से बना रहे थे। आप देख आइए जाके, अगर मैं गलत कह रहा हूं। बनाई मंडी की नहीं बनाई? वो किनकी हैं वो मंडियां? जिनके हवाई अड्डे हैं, कुछ दिनों बाद जिनकी रेलें भी हो जाएंगी, जिनके, आप देखिए, आप लखनऊ हम गए तो भाई चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है, लेकिन नाम लिखा हुआ है अडानी, लिखा है हर जगह, हर लखनऊ की हर सड़क पे उसके बोर्ड लगा दिए गए, होर्डिंग। आप बाहर जाइए, अगर 10 मिनट गाड़ी खड़ी करेंगे तो इतना रुपया, और 10 मिनट से ज्यादा हो गया तो इतना रुपया।
आपको अगर कोई छोड़ने आया, आप वीआईपी हैं, उनके साथ आपके साथ गाड़ियां चली आईं, थोड़ा सा हवाई जहाज लेट है और आपसे नमस्ते करने के लिए, खड़े बात करने के लिए रह गए, तब तक पता चला गाड़ी का पैसा बढ़ गया। बहुत बुरा हाल है। तो वही स्थिति इसमें है कि किसान क्यों परेशान है। किसान जानता है बहुत अच्छी तरीके से सबसे बेहतर मंडियां काम करती हैं पंजाब और हरियाणा की, और वो जानता है कि जब ये मंडियां बेकार हो जाएंगी तो मनमाने तरीके से व्यापार, ये जो बड़े उद्योगपति हैं जिनकी मंडियां बनेंगी निजी, वे किसानों को कहेंगे कि हम इस भाव पे लेंगे, देना हो तो दो, न देना हो तो रखो अपने घर। और गरीब होता है आदमी, किसान को जब फसल होती है तब वो उस पैसे से अपने बच्चों के लिए कपड़े लेता है, लड़के लड़कियों की शादी हो तो उसका इंतजाम करता है, पढ़ाई के लिए पैसा की व्यवस्था करता है, तो मजबूरी में उसे फिर सस्ते में बेचना पड़ता है। और ये भय है और भय वास्तविक है। दूसरे ये कि जो एक इसमें दूसरा बिल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इतनी बड़ी धोखाधड़ी हम लोगों को पहले ही संदेह था। अब आप देखिए, छत्तीसगढ़ के लोग हैं यहाँ, ये हमारे पास सामने रखा हुआ पेपर कटिंग, छत्तीसगढ़ के 7 जिलों के किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में धोखाधड़ी, एसपी से शिकायत, तो हजारों करोड़ रुपए के हो गया धोखाधड़ी। पैसा ही नहीं दिया, ले लिया, पैसा नहीं दिया, और कुछ जगह कहा कि हम ये बीज दे रहे हैं आपको, पैदा कीजिए, 2600 रुपया लेंगे, खरीदेंगे, और पैदावार इतनी ज़्यादा होगी, पैदावार आधी भी नहीं हुई, और अब कह रहे हैं कि 800 रुपया खरीदेंगे, और नहीं खरीदेंगे। आप क्या कैसे कर लेंगे? आपने कहीं इस बिल में ये व्यवस्था नहीं की कि चाहे राज्य की मंडी में खरीदा जाए, चाहे कोई इंडिविजुअल खरीदे, चाहे कोई और प्राइवेट मंडी वाला खरीदे, इस एमएसपी से कम लागत पर, कम कीमत पर कोई नहीं खरीदेगा। ये गारंटी अगर एक लाइन लिख दे जाते तब भी लोगों को भरोसा रहता है कि इसमें हमारी एमएसपी बची रहेगी। अब केवल ऐसे ही कहते रहोगे कि एमएसपी नहीं जाएगी, कहाँ आपने गारंटी की? तो इसलिए ये जो संदेह लोगों के मन में है ये अनावश्यक नहीं है। और आपने आरोप लगा दिया कि विपक्ष ने किसानों को गुमराह कर दिया है। हर चीज में राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। जो सूरज के रोशनी की तरह साफ चीज हो उसके लिए भी ये कहो कि ये तो भाई ऐसा नहीं ऐसा है, तो कौन मान लेगा उसको? आपने कहा कि किसानों ने गुमराह कर दिया। और एक चीज नहीं, हर चीज में आपने कल देखा होगा, बाद में अधिकारियों को बैकफुट पे जाना पड़ा कि दिल्ली में सादरा पुलिस ने स्टील की लाठियां मंगाई। स्टील की लाठियां जब वो कुछ चैनलों ने दिखा दी तो अधिकारियों ने स्पष्टीकरण दिया कि हमें नहीं मालूम था, कुछ लोकल अधिकारियों ने बना रही थी, बाद में उनको विड्रॉ कर लिया गया। किसानों के लिए स्टील की लाठियां, कभी दुश्मनों के लिए बॉर्डर पे स्टील की नहीं जरूरत पड़ी, लाठी की जरूरत, लेकिन यहाँ स्टील की लाठी मंगा ली थी। तो क्या ये दुश्मन हैं जो देश को खिलाते हैं? पंजाब का एक शानदार इतिहास है, अतीत है। अगर पंजाब इतनी बड़े पैमाने, अब तो देश के दूसरे हिस्सों में भी बहुत बढ़िया खेती होने लगी, लेकिन एक स्थिति ऐसी थी जिसमें देश के बड़े हिस्से को खिलाने पिलाने का काम पंजाब करता था। देश की सीमाओं पर बड़े पैमाने पर उनके घरों से जाने वाले लड़के हैं। और मैं ये आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं कि जितने किसान परिवारों के लोग हैं वे न केवल खेती पैदा करके लोगों के पेट भरने का काम करते हैं, बल्कि हमारी पुलिस और सेना में जो लोग हैं, बॉर्डर पर जो सीमाओं की रक्षा करते हैं, देश में जो लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने का काम करते हैं, वे जवान भी इन्हीं किसानों के परिवारों से आते हैं। ये उन परिवारों से नहीं आते हैं जो जिनके लिए आप लोग काम कर रहे हैं। आपको काम करना चाहिए इनके लिए,
आप कर रहे हैं उनके लिए जिनके आसपास का, जिनके रिश्तेदार और खानदान कोई सेना में जा ही नहीं सकता है, नहीं दे, अगर उनके सामने गोली चला दी जाए तो गिर पड़ेंगे, नहीं क्या, लेकिन देश का धन सारा इकट्ठा कर लेंगे और उनकी मदद हो रही। भाई ये क्या दिक्कत है कि किसान कह रहे हैं कि वापस कर ली, इसमें प्रतिष्ठा का प्रश्न क्या है? अगर हम कहते, अगर विपक्ष कहता, पॉलिटिकल पार्टीज कहती कि आप विड्रॉ कर लीजिए, आप मत करो, लेकिन किसान किसी राजनीतिक दल का नहीं है, किसी राजनीतिक दल से प्रेरित नहीं है, बल्कि जो लोग बैठे हुए उन्होंने कहा है कि कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति हमारे मंच से भाषण नहीं कर सकता, बैठ सकता है नीचे लेकिन मंच पर नहीं जा सकता है, कहा कि नहीं कहा? तो उसमें आपकी क्या प्रतिष्ठा गिरी जा रही है? जब गुलाम नबी साहब बता रहे थे, जो उन्होंने उदाहरण 3 दिए, वो 100% सत्य और तथ्यात्मक हैं। जब अंग्रेज किसानों की बात को मान सकता है और कानून को वापस ले सकता है, तो क्या आप अंग्रेजों से खराब हैं? आपको क्या दिक्कत है? सर समय हो गया? जी हो गए, ऑलरेडी 2 मिनट 3 मिनट अधिक हो गए। मैं आधा मिनट में खत्म किए दे रहा हूं। सर, एक तो मैं अपनी बात खत्म करने से पहले ये कहना चाहता हूं कि इस पेंडेमिक में भी अकेले खेती ही ऐसी थी जिसने जीडीपी को रोके रखा। कुछ हमारी खेती का योगदान 20% है, 14% से बढ़ के 20% हो गया, क्योंकि और जीडीपी डाउन हो गई थी, लेकिन खेती ने आपकी इज्जत रखने की कोशिश काम किया, लोग देश को बचाने का काम किया। और दूसरे ये कि जो लोग मरे हैं, मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि उन किसानों को, उनके परिवारों को कम से कम 20-20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और उनके बच्चों को कहीं न कहीं राज्य सरकारों से कह के या केंद्र सरकार में उनको एक आध बच्चे को जो मरे हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाए। और हमारे गुरु उदय प्रताप सिंह ने एक बार लिखा था इसी पे कि खेत में मेहनत तुमने की, तुम्ही को तंगी का डर हो, तुम्हारे घर में दिया जले रोशनी और कहीं पर हो, उठो ये नीलकंठ तीसरे नेत्र की याद दिलाता हूँ, तुम्हें आवाज़ लगाता हूँ। तो ये किसानों को इस सदन के माध्यम से मैं आवाज़ देना चाहता हूँ कि एक हो सारे देश के। इन्हें तो अभी ये घमंड है कि हम बाहर से मंगा लें, तुम मत दो अन्न, हम बाहर से मंगा लेंगे। हाँ, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन कितने दिनों तक कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि किसान जिस दिन विद्रोह पर उतर आएगा तो बड़े बड़े लोग सत्ता में नहीं रहते हैं, ये किसी को घमंड नहीं रहना चाहिए कि हमेशा सत्ता में बने रहें। इसलिए लोगों की बात सुनिए, लोकतंत्र है, देश की बड़ी आबादी वो है, बैठे हुए लोग, उनको मनाइए, वे आपको मना रहे हैं, ये समझिए एहसान कर रहे हैं आप पे। आप उनसे कहिए आप जाइए, हम ये विड्रॉ करेंगे बिल और नए बिल लाएंगे जिसमें उनसे भी पूछा जाएगा, उनके संगठनों से पूछा जाएगा और उसके हिसाब से संशोधित कानून लाए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद प्रोफेसर राम गोपाल जी। श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जी।